में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद माननीय सुधांशु त्रिवेदी को संबोधित करेंगे। मेरा आग्रह है माननीय सुधांशु जी से। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत एक दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू अनिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब जीएसटी के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित। देखिए, ये जो जीएसटी में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिससे एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों के टैक्स में भारी कटौती की। जहां एक तरफ रोटी की दृष्टि से देखें तो चाहे रोटी हो, पराठा हो, चाहे टेट्रा पैक दूध हो या पैक पनीर और छाछ हो, इस पे जहां टैक्स 0% किया गया है, वहीं दूसरे अन्य बिस्कुट से लेके और अन्य खाद्य पदार्थ, इसमें अचार अन्य चीजें हैं, उन्हें 5% पे ले आया गया। दूसरी चीज जीवन की आवश्यकता होती है कपड़ा। तो जो वस्त्र बनते हैं और वस्त्र में जो रेशे बनते हैं, तक के रेडीमेड जो कपड़े हैं, उन पे जीएसटी 5% कर दिया गया। और मुझे लगता है कि उन्हीं कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो मध्यम वर्ग 2500 रुपए से अधिक के कपड़े सामान्यतः नहीं खरीदते हैं। बहुत विशेष अवसर हो, शादी ब्याह का, तो छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त मकान, एक दौर था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, जब स्टेट टैक्स और वैट लगता था तो मकान बनाने की सबसे बाद के अंदर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जिसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट से लेके दैनिक प्रयोग में करने वाले, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो या अन्य चीजें हो, उन सब पे भी वैट घटाकर, जीएसटी घटाकर वैट के जमाने से बहुत नीचे लाकर 5% तक कर दिया गया। अर्थात एक जन सामान्य को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में इतनी भारी राहत नवरात्र के प्रथम दिन से देने का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरा देश इस समय उस उत्साह के लक्षण भी दिखा रहा है। पहले 24 घंटे के जो रुझान आए, क्योंकि इसमें एक और भी काम किया गया। अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए जिन चीजों की सर्वाधिक उपयोगिता होती है, 350 सीसी से कम की जो 2 व्हीलर्स यानी बाइक या स्कूटर, उन पे 5% कर दिया गया है। 1200 सीसी से कम की जो पेट्रोल की कारें हैं या 1500 सीसी से कम की डीजल की कारें, यानी जो छोटी कारें होती हैं, मिडिल लेवल की कारें, उन पे भी ये घटा दिया गया है जीएसटी, जिसकी वजह से यह रुझान आने शुरू हुए हैं कि पहले दिन के जो आंकड़े मीडिया में आए हैं, तो मारुति की 30,000 कारें पहले दिन बिकी हैं, तो हुंडई की 11,000 कारें बिकी हैं, तो महिंद्रा की 10,000 कारें बिकी हैं पहले दिन। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो टैक्स में कटौती हुई है। यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, पहले इकोनॉमिक क्लास में भी 18% टैक्स लगता था हवाई जहाज में, अब बिजनेस क्लास में तो 18% है, पर इकोनॉमिक क्लास में जीएसटी 5% कर दिया गया। यदि आप कहीं बाहर जाकर रहे तो 7,500 रुपए तक के होटल पर, सामान्यतः मध्यम और निम्न मध्यम है, उस पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई। और हमें इस बात का पूरी उम्मीद है कि नवरात्र से प्रारंभ होकर दीपावली तक और छठ पूजा तक के इस त्योहारों के मौसम में
कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है वो इस खर्च के माध्यम से जनता खरीदेगी और देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान। एक बिंदु और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि कोई तात्कालिक रूप से किया गया निर्णय है या किसी राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है, वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदृष्टि को नहीं समझ सकते। ये विगत 10 वर्षों में लिए गए, उत्तरोत्तर लिए गए आर्थिक निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। सबसे पहले जनधन योजना आई, यानी बैंक्स खाते खुलवाए गए। आज 56 करोड़ बैंक अकाउंट है। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे बड़ा आर्थिक समावेश नहीं हुआ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का। इसके बाद क्या किया गया, लोगों ने कहा साहब उस खाते में पैसे कहां से आएगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी आया। आज उन 56 करोड़ खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि अगर आप खाते भी खुलवा देते तो उस जमाने में कौन जाता बैंक से पैसे निकालने, गरीब आदमी अपने दिन की मजदूरी में से पैसा निकालने कैसे जाता। तो अगला आया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैन, जनधन, आधार, मोबाइल। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आज मोबाइल की वजह से स्थिति ये हो गई कि आज भारत, और उसके लिए सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इसी 30 जून को भारत में इंटरनेट कनेक्शन 100 करोड़ हो गए। 1 अरब 12 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं और उसमें 85% स्मार्टफोन है। और प्रभाव ये हुआ कि एक दौर में हमारे देश के वित्त मंत्री सदन के पटल पर बोले थे कि भारत को कम पढ़ा लिखे लोगों का देश है, टैक्स सेवी नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा कि ये लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। टुडे इंडिया कंट्रीब्यूट्स 48% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो अमेरिका और चीन दोनों को मिला दीजिए तो उससे ज्यादा है। और भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर पिछले महीने दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला आधार बन गया। इसके बाद नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $650 बिलियन के ऊपर गया। उसके बाद इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख से ऊपर की गई। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन टीवी पर मॉर्निंग में, अगर आप लोग भी देख रहे होंगे, तो बड़े से बड़े आर्थिक विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे थे कि 10 लाख कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बार हुआ होगा भारत के इतिहास में कि मीडिया ने जो अनुमान लगाया उससे ज्यादा सरकार ने दे दिया 12 लाख। उसके बाद ये जीएसटी का बदलाव, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक व्यापक देश के अंदर आर्थिक सुधार और जन जन के हाथ में आर्थिक शक्ति देने की एक दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लान का एक हिस्सा है। और इसे समझने के लिए मोदी जी की तरह कुशाग्र बुद्धि चाहिए, बाल बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता है यदि कोई इसे समझने का प्रयास करे। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का भी आह्वान किया। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले 20वीं सेंचुरी के पर स्वतंत्रत्व उसमें नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद पहले सांस्कृतिक दृष्टि से स्व का तत्व आया, आर्थिक दृष्टि से उस स्व के तत्व को स्थापित किया है। यदि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के लिए था, तो 21वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के द्वारा भारत के जन जन को सशक्त करने का एक आधार बने। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि ये GST 2 भारत के हर सामान्य और गरीब व्यक्ति के हाथ में वह क्रय शक्ति देगा। वैसे भी जब हम आए थे तो 74,000 रुपए भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, वो शक्ति देगा। और भारत की इंडस्ट्री से लेके, भारत के किसानों से लेके, भारत के मजदूरों से लेके, भारत के रोजमर्रा में काम करने वाले मिडिल क्लास तक सबको जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का जो ये महाअभियान है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे बड़े देश हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडसेट में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 के देश हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं।
डिफेंस प्रोडक्शन में हम किस सीमा तक पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने आज ही मोरक्को में टाटा डिफेंस की पहली भारत की ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। यानी भारत की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके रक्षा उत्पाद बना रही है। इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं जो इल्जाम देने की हरकत और हिमाकत से बाज नहीं आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्हें इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी नजर बदलनी चाहिए और इल्जाम देने की अपनी फितरत बदलनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए यह पंक्ति कहकर अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। धन्यवाद। मैंने आपसे अभी कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है उस सर्वसम्मत से लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं होगी कि बहुमत के आधार के ऊपर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए भाजपा एनडीए शासित राज्य अधिक होंगे, परंतु हम सर्वसम्मति बनाकर, मगर जो हमसे सवाल पूछते हैं वो तो अपने यूपीए में सम्मति नहीं बना पाए थे। पूछिए जीएसटी लाने के लिए जब 2010 में जीएसटी आया था, ममता बनर्जी तैयार थी क्या? डीएमके तैयार था क्या? लेफ्ट तैयार था क्या? तो जो हमने गठबंधन में नहीं बना पाए सहमति, मगर हमने सब में सहमति बनाई और आगे की चीजें भी सहमति के साथ आई। अगर भारतीय जनता पार्टी के और सांसद हो गए बड़े राज्यों में हारी तो जीएसटी खत्म कर दी। मुझे लगता है वो क्या टाइम लैग में सोचते हैं। भाई 240 वाली कहानी 1.5-1.25 साल पुरानी हो गई, वो आज उनको याद आ रही। वैसे तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, उसके बाद तो महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद तो दिल्ली हुआ। तो जिसे पुराने वाले क्रिकेट में कमेंट्री करते थे ना कि पहले जब कभी रन कम थे, फिर जब शतकीय साझेदारी हो जाती थी तो कहा जाता था वो कहानी बहुत पुरानी होती हुई। तो मुझे लगता है अभिषेक की वो पुरानी कहानी में ज्यादा अपने को सोचने की बजाय आगे की देखिए दोनों बातों बताता हूं। जो पहले वो लोग कहते हैं ये सो कॉल्ड वोट चोरी, तो मैं उनसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। आप ही तो 6 महीना पहले हल्ला मचाते थे कि ईवीएम हैकिंग है, बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई कि अगर ईवीएम हैक थी तो किसी को वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं आज कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, ईवीएम हैकिंग के आरोप की पैकिंग हो गई क्या? अब क्यों उठाना बंद कर दिया? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। अब चिंता मत करिए, वो भी झूठ था और ये भी झूठ है। झूठ से नकाब धीरे धीरे हटता जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? हाँ, जीएसटी की जो मांग कर रहे थे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। उससे पहले जो वैट ऑक्ट्राई अनेकानेक टैक्स लगते थे उनके शासनकाल में, वो कितने अधिक थे आप याद करिए। एक दौर था एक शहर से दूसरे शहर जाने में चुंगी लगती थी और टोल नाके के ऊपर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन रहती थी। मतलब एक देश छोड़िए, एक राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो जिन लोगों ने इतने साल तक करके रखा और जहां तक मांग करने की बात है, उनकी मांगे कितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए, मुझे लगता है ये तो उनकी पार्टी वालों से पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2006 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के अदालतों में बम धमाके पे आतंकवादियों के भी उन्होंने आरोप मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद वापस लिए थे। तो ये आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं। सर, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था को लेकर एक जो आया, फिर उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। जाति की
रैलियां रुकने के संदर्भ में 2.24 ट्रिलियन डॉलर, वहाँ पर व्यक्ति 50 लाख रुपए और भारत की जीडीपी में होता है 4थे नंबर देश का, और यहाँ पर व्यक्ति अभी आप होता है 2.5 लाख रुपए। अब इतनी समानता क्यों? आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम किसी देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी का डोमेस्टिक मार्केट होता है। जैसे आपने पानी की बोतल देखी होगी, यहाँ कितने की मिलती है? 10 रुपए की। अमेरिका अगर आप कहीं गए हो, आपने खरीदा हो तो कितने की मिलती है? $1.5 की। $1.5 के हिसाब से यहाँ कितना हुआ? 150 रुपए। क्या 150 रुपए की मिलती है? नहीं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें तो नंबर 2 के लगभग की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप किसी की ये पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उसके अनुसार देखते हैं। सुधांशु जी, बहुत सी कंपनियां जो है वो अपने रेट कार्ड लगा दी रही है, पीछे क्या रेट का होगा, उन्होंने क्या बदलाव कर दिया। क्या सरकार को इस व्यवस्था को अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए प्रत्येक व्यापारी के लिए कि वे जीएसटी से पहले दाम और जीएसटी से बाद के दाम को सूची लगाए रखें? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था ये कर दी है कि अब सारे उत्पादों की सूची दे दी। तो अब कोई बहुत किंतु परंतु या कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रह गया है कि इसके ऊपर इतना ही टैक्स होगा। यानी जैसे मैं कहूँ किसी दौर में था ना कि इस प्रकार की खाने की चीज पे क्या होगा, उस प्रकार खाने की। फिर भी जो लोग ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अच्छा प्रयोग है, तो अधिकाधिक लोगों को इसे करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन में भी आपने अच्छा याद दिलाया। जो कई गंभीर असाध्य रोग हैं, कैंसर और कई अन्य असाध्य रोगों पर की मेडिसिन पर जीएसटी 0 कर दिया गया और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी जीएसटी भारी मात्रा में घटाया गया ताकि आपको ध्यान हो, हमारी सरकार ने आने के बाद भी जन औषधि केंद्र 10,000 से अधिक खोल दिए हैं जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिलती है। यानी वही दवा जो आपको बाजार में जिस मूल्य में मिलेगी उसके कुछ मामलों में तकरीबन आधे और कुछ मामलों में तकरीबन आधे से भी कम कीमत के ऊपर, ताकि वो सहजता से सुलभ हो। इसमें देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि अमेरिकी संसद में भी इसी पिछले साल डी-डॉलराइजेशन पे बहस हुई है, क्योंकि डॉलर को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति हो रही है। इस कारण से सोने की कीमत बढ़ रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, भारत तो एक ऐसा देश है जहां सदा सर्वदा से अमीर हो, मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, उसे परंपरा से यही कहा जाता है कि सोने को संरक्षित करके रखो। तो मुझे लगता है भारतीयों को चिंता करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है उत्तर प्रदेश में, पहले इस विषय के ऊपर जो संबंधित विषय है उसके ऊपर आपने बड़ा अच्छी बात कही। अब ये एक संयोग है कि जीएसटी चाह कर भी पेट्रोल डीजल को कोई भी राज्य सरकारें उसके अंदर लाने को तैयार नहीं थी। तो चूंकि जीएसटी और ये पेट्रोल और आबकारी 2 चीजें ऐसी हैं जो अभी भी राज्यों के अधिकार में हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैं और कह दूं कि जो लोग इन्होंने प्रश्न पूछा तो ध्यान आ गया, जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने भी निर्णय हुए वो सर्वसम्मत हुए, यानी सबने इंक्लूड करके सम्मत किया है और बाहर आकर विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। यहां तक कि इस जीएसटी काउंसिल के अंदर भी विपक्ष के भी राज्यों ने समर्थन कर दिया। कर्नाटक और केरल पहले विरोध कर रहे थे, हिमाचल कांग्रेस शासित राज्य था, उन लोगों ने बात की। अंत में जब वोटिंग की नौबत आने लगी तो फिर सभी राज्यों ने कहा कि परंपरा रही है कि सर्वसम्मति निर्णय हो, तो अंततः कर्नाटक और केरल ने भी। कहता हूं जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर द हाउस में अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं। तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होकर लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, तो वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, हाँ जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भली बात समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, तो उन्हीं के राज्य में कर्नाटक में
मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया, कहते साहब वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हजारों हजार संस्थाओं को मान्यता देकर उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया कि नहीं। मैं कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपकी सत्ता थी, कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं था। आपकी सत्ता थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का आरक्षण साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। तो मेरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो कर चुके हैं और आपकी हरकतें इस बात की गवाह हैं कि अगर आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है 1961 का नेहरू जी का मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर से लेके आज राहुल जी के समय तक सर्वाधिक क्षति कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश सरकार ने वही गवाह है। अच्छा जी, धन्यवाद।